जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सबका यूपीएससी हिंदी में। आज हम लोग दक्षिण के निर्माताओं के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण के निर्माता, ये जो संज्ञा है, ये संज्ञा पल्लव को, राजवंश को, पल्लवों को दी गई है। पल्लव को दक्षिण का निर्माता क्यों कहते हैं, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसने चट्टानों को मंदिरों में बदल दिया, समाज को भक्ति की ओर मोड़ दिया और प्राचीन भारत के प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी। 3वीं से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के इनका टाइम पीरियड मानते हैं किसका, पल्लव राजवंश का। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो पल्लव थे ये कौन थे, ये सातवाहनों के सामंत के रूप में कार्य करते थे। सातवाहनों के सामंत हुआ करते थे। फिर 6वीं शताब्दी में क्या हुआ, 6वीं शताब्दी में राजा सिंह विष्णु जिनको पल्लव साम्राज्य का, जिनको पल्लव वंश का स्थापक भी माना जाता है, इन्होंने क्या किया, कालभरों को हरा दिया और कालभरों को हराने के बाद अपनी संपूर्ण संप्रभुता के साथ टोंडईमंडलम को जीत लिया और यहाँ टोंडईमंडलम में अपना राज्य स्थापित कर दिया। टोंडईमंडलम से फिर ये इधर आए, कहां पे, कांचीपुरम को इन्होंने क्या बनाया, अपनी राजधानी बना ली। और उसके बाद ममल्लपुर को ये क्या बनाया, अपना बंदरगाह बनाया। इसको हम देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा है वैश्विक बंदरगाह के रूप में निर्माण किया, किसका, ममल्लपुरम का। इसके बाद हम देखते हैं इस पर्टिकुलर एरिया को, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड की बात कर रहे हैं। कौन सी फर्टाइल लैंड, कृष्णा तुंगभद्रा रिवर बेसिन कहां है, आइए हम लोग देख लेते हैं इस पर। ये बेसिकली इस लैंड की बात कर रहे हैं, कृष्णा तुंगभद्रा फर्टाइल रीजन की, बहुत ही, क्योंकि दो नदियों के बीच का क्षेत्र है तो बहुत फर्टाइल रीजन होगा। इस पे हम लोग क्या देखे थे, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल देखे थे, ट्राइपार्टाइट राइवलरी देखे थे। किसके किसके बीच में, बादामी के चालुक्य के बीच में, कांची के पल्लव के बीच में और मदुरै के पांड्य के बीच में। कहां कहां थे, यहाँ और ये यहीं के हो गए, यहाँ ये देखिए इन्हीं के बीच में ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हम लोग देख रहे थे। अब देखिए जब झगड़ा होता है, जब कोई टसल होता है तो कोई ना कोई बीच में पिसता जरूर है, कुछ ना कुछ होगा। तो इसमें भी कुछ लोग पिसे। वो कौन थे, वो बफर स्टेट के रूप में कार्य कर रहे थे, कदम्बास थे और गंगास थे, जो इन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में पिस गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वापस से हम कांची के पल्लों के ऊपर फोकस करते हैं अपना। अब हम देखते हैं दो ऐसे शासकों के बारे में पल्लव के, कि जिनको हम मतलब बहुत एक एपिटोम मान सकते हैं, जिनको एक बहुत ज्यादा दिग्गज के रूप में बोला जा सकता है, जिनको हम टाइटन्स बोल सकते हैं। क्या क्या नाम है, एक महेंद्र वर्मन प्रथम है और एक नरसिंह वर्मन प्रथम है, जिनको हम मम्मल्ल के नाम से भी जानते हैं। ये 600 से लेकर 630 ईस्वी तक के इनका शासनकाल था और इनका 630 से लेकर 668 ईस्वी तक के शासनकाल था, किसका, नरसिंह वर्मन का। अब इनके बारे में आइए थोड़ी थोड़ी चीजें देखते हैं। इनको हम क्या मानते हैं, ये पोएट भी थे, इनोवेटर भी थे। कौन, महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे। और इन्होंने एक संस्कृत में सटायर भी लिखा था। मतलब इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने संस्कृत में एक व्यंग भी लिखा था। आप लोगों ने इसका नाम भी सुन रखा होगा, मित्रविलास प्रहसनम नाम से ये व्यंग है। किसने लिख रखा था, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। और जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, पहले ये क्या थे, पहले ये जैन धर्म को फॉलो करते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इनको कन्वर्ट किया गया, ये जैन से बाद में शैविज्म को फॉलो करने लगे। किसकी वजह से, जो सेंट अपार हैं, जो संत अपार हैं, संत अपार ने इनको जैन से शैविज्म में बदल दिया, इनको जैन से शैविज्म में बना दिया। किसको, महेंद्र वर्मन प्रथम को। इनके बारे में कुछ बेसिक चीजें हम लोगों ने इतनी देखी। अब आइए हम नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसको हम मम्मल्ल भी बोलते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो ये ग्रेट रसलर हुआ करते थे, मतलब नाम ही मम्मल्ल है तो ये मल्ल युद्ध लड़ा करते थे, इनको युद्ध के शौक थे। ये पहलवान हुआ करते थे, बेसिकली हरियाणा से नहीं थे, पहलवान थे, साउथ के थे। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। इन्होंने क्या किया, चालुक्यन किंग, जो उस समय के चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय थे, उनको इन्होंने हराया और उनकी राजधानी को इन्होंने कैप्चर कर लिया, उनकी राजधानी को इन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद इन्होंने टाइटल होल्ड किया। उस टाइटल का क्या नाम था, वातापी कोंडा। वातापी कोंडा किसको कहते हैं, वातापी कोंडा मतलब वातापी उस जगह की नाम थी जहां के चालुक्य हुआ करते थे। वातापी कोंडा मतलब कनकरर ऑफ वातापी, वातापी को जीतने वाला। कौन जीता, नरसिंह वर्मन प्रथम जीते। तो इन्होंने उठा के वाली टाइटल ले ली। कौन सी टाइटल ले ली, वातापी कोंडा की टाइटल ले ली। और जो पीछे अभी हम लोगों ने एक पोर्ट सिटी देखी थी, कौन सी पोर्ट सिटी, यहां पर हम लोगों ने ममल्लपुरम देखा था। तो इस ममल्लपुरम की स्थापना किसने की थी, इस ममल्लपुरम की स्थापना की थी इन्होंने ही, नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही। देखिए इसमें लिखा भी है ना, ममल्लपुर शहर की स्थापना की किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसके बाद हम क्या देखते हैं, देखिए आप लोग इसमें देख रहे होंगे, आपको चट्टान दिख रही होगी और इसमें से एक मंदिर दिख रही होगी, या एक आपको ये आकृति दिख रही होगी जो बाहर निकल रही है। कैसा लग रहा है, जैसे अभी कभी टनल में से ट्रेन बाहर निकलती है या गाड़ी बाहर निकलती है, तो देखिए एक मतलब
एज्यूम करने के लिए कि ये उकेरा जा रहा है। इसमें देखिए लिखा भी हुआ कि बिफोर पल्लवास, पल्लवास से पहले भी मंदिर बनाए जाते थे, लेकिन जो पल्लव थे, पल्लव ने रथ मंदिरों की अवधारणा पेश की। ठीक है, इन्होंने इन मंदिरों का निर्माण नहीं किया, इन्हें उकेरा, किसमें, इस सिंगल माउंटेड स्टोन से इन्हें उकेर दिया और इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन संरचना बनाई। अब इस संरचनाओं के बारे में हम देखेंगे तो इनमें चार, हम जो इनके पल्लव ने जो मंदिर निर्माण किए थे, इसको हम चार फेज में देखते हैं। हर चीज का अपना एक एवोल्यूटरी फेज होता है, ऐसे इनके मंदिर निर्माण का भी एवोल्यूटरी फेज होगा। और जो हम लोग पढ़ते हैं द्रविड़ियन स्टाइल, तो द्रविड़ स्टाइल के प्रवर्तक यही थे। कौन थे? पल्लव थे। द्रविड़ियन आर्किटेक्चर के पायनियर कौन थे? पल्लव थे। तो देखिए पहली जो स्टाइल आती है, जो बेसिक स्टाइल है, इसको महेंद्र स्टाइल बोलते हैं। महेंद्र स्टाइल बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि चट्टानों में ही ऐसे खंभा नुमा आकृति और मंडप, षटकोण आकार के, मतलब ऑक्टागोनल पिलर्स होते थे। इसको हम कहां देख सकते हैं? मंडगपट्टू में इसका हम बेहतरीन एग्जांपल देख सकते हैं। किसका? महेंद्र वर्मन स्टाइल का। फिर चीजें थोड़ी इवॉल्व हुई, इवॉल्व होके हम कहां पहुंच गए? हम ममल्ल स्टाइल पे पहुंच गए। ममल्ल याद आया? अभी हम लोग किसको ममल्ल बोले थे? कमेंट करके इस बात को आप बता दीजिए कि हम लोग ममल्ल किसको बोले थे। अभी इन्होंने मोनोलिथिक रथ कल्चर के बारे में बताया कि सिंगल बोल्डर, सिंगल स्टोन से इन्होंने इनक्रेव किया और इस ऐसी आकृतियां निकाली। आप लोगों ने नाम सुना होगा, द्रौपदी रथ, गणेश रथ, नकुल सहदेव रथ, ये सब कहां थे? ये सब इसी जगह की बात है और इसी स्टाइल में बने हुए हैं, ममल्ल स्टाइल में। देखिए पंचरथास लिखा ना इसके एग्जाम्पल, इसी में द्रौपदी रथ और नकुल सहदेव रथ, भीम रथ, ये सारे रथ इसी में होते हैं। फिर चीजें और इवॉल्व हुई। अब हम चट्टान के बाद देखें कि चट्टानों के ही ब्लॉक को, मतलब अभी एक सिंगल चट्टान में से उकेरा देखा गया, अब ऐसे बेहतरीन नक्काशी करके चट्टानों को जोड़ जोड़ के, चट्टानों को ही आपस में जोड़ जोड़ के मंदिर का निर्माण किया गया, जिसको क्या बोलते हैं? राजसिम्हा स्टाइल। और नरसिम्हा द्वितीय का नाम राजसिम्हा था। और इन्होंने क्या, शोर टेम्पल जो इसका बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल है, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर टेम्पल यूजिंग ड्रेस्ड स्टोन ब्लॉक। देखिए स्टोन ब्लॉक की मदद से ये मंदिर बने, इसको हम क्या बोलते हैं? शोर टेम्पल इसके एग्जाम्पल हैं। और ये कौन सी स्टाइल है? राजसिम्हा स्टाइल है। और फिर जब इससे इवोल्यूशन इनका हुआ, इससे आगे ये बढ़े, तो देखिए ये इनका पीक था। किसका? पल्लव का पीक था। द्रविड़ वास्तुकला का ये पीक नहीं था। द्रविड़ वास्तुकला का पीक हम कहां देखेंगे? द्रविड़ वास्तुकला का पीक हम चोलाज में देखेंगे कि चोला में उसका पीक था। बहुत बड़े गोपुरम देखते हैं और सारी चीजें हम लोग देखते हैं, घेराबंदी देखते हैं मंदिर की। हाँ, इनमें भी पहली बार हम लोग इसी स्टाइल में क्या देखे थे? इस स्टाइल में ही हम लोग आगे चल के देखते हैं कि गोपुरम का निर्माण होता है कैलाशनाथ मंदिर में। ये इनका जो कैलाशनाथ मंदिर होता है, ये कैलाशनाथ मंदिर में पहली बार द्रविड़ आर्किटेक्चर में हम लोग गोपुरम जैसी संरचना देख रहे होते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, इस मंदिर से आगे हम बढ़ेंगे, फिर नंदी वर्मन स्टाइल आता है। नंदी वर्मन स्टाइल क्या होते हैं? देखिए छोटे पैमाने की संरचना है और इनमें क्या होता है? स्टैंडर्ड लेआउट होता है। इसमें कलात्मक गिरावट का प्रतीक है। कलात्मक गिरावट मतलब इनके कंपैरिजन में गिरावट की बात, कि कहां ये इतना बड़ा, कहां इतना भव्य, कहां ये सिंगल स्टैंडर्ड मंदिर टाइप का मंदिर, सिंपल लेआउट। इनका एग्जाम्पल क्या है? वैकुंठ पेरुमल मंदिर। वैकुंठ पेरुमल मंदिर के बारे में एक चीज और हम लोग जानते हैं कि इसमें विष्णु भगवान अपने तीनों फॉर्म में दिखते हैं। मतलब इसमें विष्णु भगवान का तीनों फॉर्म दिखता है। तीन फॉर्म कैसा? जैसे इसमें खड़े रूप में भी हैं, बैठे विष्णु भी हैं, और अपने शेषनाग शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु भी कहां है? वैकुंठ पेरुमल मंदिर में। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस आकृति को तो आप लोग पहचानते ही होंगे, बहुत बेहतरीन आकृति है, यहाँ बहुत बेहतरीन नक्काशी की गई। देखिए इस पे लिखा भी हुआ है कैनवस ऑफ स्टोन, मतलब एक स्टोन था, उस स्टोन को ही कैनवस बना दिया गया। कैनवस किसे कहते हैं? पेंटिंग पेपर होता है बेसिकली। पहले कॉटन के कपड़े होते थे, उसको कैनवस बना सकते हैं। आजकल कैनवस पेपर्स आते हैं, मतलब जिसपे आप पेंटिंग कर रहे होते हैं वो कैनवस होता है। यहां पर क्या बात कही जा रही है कि ये जो स्टोन है इसे वो कैनवस बना दिया गया। किस चीज का कैनवस बनाया गया? आइए देखते हैं। अगर जो आप इस फिगर को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से देख रहे होंगे तो आपको एक व्यक्ति इनमें दिख रहे होंगे। ये इनको कुछ लोग अर्जुन भी मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि ये भगीरथ है। अर्जुन तपस्या किए थे भगवान शिव से उनका अस्त्र पाने के लिए। इस कहानी के अनुसार देखिए इसमें लिखा भी हुआ है ना कि अर्जुना पीनस भी बोलते हैं और डिसेंट ऑफ गंगा भी बोलते हैं। मतलब अर्जुन की तपस्या भी इसको कहते हैं और गंगा का अवतरण भी। मतलब माने दो लोग, मतलब दो विचारधारा इसको बोलते थे कि कुछ लोग इसको अर्जुन की तपस्या मानते हैं, कुछ लोग इनको भगीरथ के रूप में मानते हैं। अपनी अपनी चीजें हैं। तो अर्जुन की तपस्या किस लिए थी? भगवान शिव को प्रसन्न करके उनका अस्त्र लेने के लिए इनकी तपस्या थी। और भगीरथ
माता गंगा के डिसेंट के लिए ये करते हैं पूजा पाठ, बड़ी तपस्या करते हैं। बेसिकली जो स्टोन होता है इस पे देखिए कितने सारे स्कल्पचर्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, कितने सारे फिगराइंस यहाँ हम लोग देख रहे हैं। चाहे आप बड़े आकृति के जानवर ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर गंधर्व कन्याओं को ले लीजिए और चीजों को ले लीजिए, लगभग लगभग 150 के आसपास फिगराइन इस एक चट्टान पर देखने को मिलता है। कितना? लगभग 150 के आसपास फिगराइंस यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये क्या था? ये था हमारा स्टोन कैनवस, जिसको हम क्या बोल रहे थे? पीनेंस ऑफ अर्जुना। ये है कहां? ये वही महाबलीपुरम में है, जहां महाबलीपुरम की बात अभी हम लोग कर रहे थे, पंचरथों की बात कर रहे थे, वही महाबलीपुरम। इसकी स्थापना किसने की थी ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये हम लोग अभी देख चुके हैं। अब बात करते हैं घटिकास की। घटिकास क्या? जैसे उत्तर भारत में हम नालंदा, विक्रमशिला जैसी संस्थाओं की बात करते हैं कि ये वैश्विक पैमाने पर या संस्था थी, यहाँ पर लोग आके पढ़ते थे, ये एक लर्निंग हब हुआ करते थे। ठीक उसी प्रकार से साउथ के लिए घटिकास हुआ करते थे, सेंटर ऑफ लर्निंग, और ये कहां था? कांचीपुरम में था। मतलब घटिका से भी पढ़ के लोग निकलते थे और बड़े स्तर पे, विश्व स्तर, मतलब विश्व लेवल के भी लोग यहाँ पर, मतलब विश्व से भी लोग आते थे, घटिका में पढ़ते थे। फिर यहाँ पर आपको एक चीनी यात्री का नाम दिख रहा होगा, हुएनसांग। हुएनसांग कब आए थे? ये नरसिम्हवर्मन प्रथम के शासनकाल में आए थे। फिर इन्होंने वहां की व्यवस्था का वर्णन किया कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी चीजें बढ़िया है, ठीक ठाक है। इसके बाद हम कुछ चीजें और देखेंगे कि जो अभी महेंद्र वर्मन को हम लोगों ने देखा, उन्होंने संस्कृत में एक प्ले राइट लिखा था। इससे हमको क्या समझ में आ गया? इससे समझ में आ गया कि ये संस्कृत जैसी भाषाओं को, बाकी अदर शैलियों को क्या करते हैं? ये संरक्षण देते हैं। तो दो प्रमुख भाषाएं, एक संस्कृत हुई और दूसरी तमिल हुई, तो इनको संरक्षण देते थे। कौन? पल्लव संरक्षण देते थे। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, पैट्रोनाइज संस्कृत लिटरेचर। अब दो बड़े नाम हैं यहाँ पे, दो बड़े नाम आपको कौन से दिखेंगे? भारवी दिखेगा और दूसरा नाम आपको दंडिन दिखेगा। तो भारवी जी ने क्या लिखा था? किरत अर्जुनिया लिखा था, और दंडिन ने क्या लिखा था? 10 कुमार चरितम का लिखा था, लेखन किया था। ये दोनों एक प्रोमिनेंट स्कॉलर माने जाते थे, जिनको इन्होंने क्या किया था? संरक्षण देके रखा था। किसने? पल्लवों ने। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम आगे वो व्यवस्था देखते हैं कि कुछ चीजें जो ये कर रहे होते थे, और ये मंदिर इतने भव्य कैसे बने, मंदिर आगे कैसे कार्य में आने लगे, इसका भी हम यहां पर देखेंगे। तो जो किंग होते थे, किंग दो तरीके का, जो राजा होते थे, राजा दो प्रकार के भूमिक अनुदान देते थे। एक सीधे ब्राह्मणों को दे देते थे, उसे हम ब्रह्मदेव बोलते थे, और दूसरा वो मंदिरों को देते थे, उसे देवदाना बोलते थे। ये क्या होती थी? ये लैंड टैक्स फ्री भूमि होती थी। टैक्स जो दिए जाते थे, कौन देता था? उस समय के राजा देते थे। फिर उसके बाद क्या है? देखिए टैक्स फ्री लैंड हुआ करती थी, फंडेड पावरफुल लोकल असेंबलीज एंड मैसिव टेंपल कॉम्प्लेक्सेस। उसी को फंड करते थे कौन? ये जो अभी ब्रह्मदेव और आपने देवदाना देखा है, जमीन है, इससे क्या होगा? इससे फाइनेंस क्रिएट होगा, वही फाइनेंस क्या करेगा? फंड करेगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि मंदिर आर्थिक केंद्रों और घटिका विश्वविद्यालय में बदल गए। ठीक है, और फिर ये आगे क्या किए? कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में इन्होंने मदद किया। किसने? ये जो व्यवस्था बनी, इस व्यवस्था ने। इसके बाद हम आगे क्या देखते हैं? हम इनके समितियों के बारे में देखते हैं, इनके डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में देखते हैं। अभी स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने इसके पहले ही स्लाइड पे हम लोगों ने क्या देखा था कि इन्होंने प्रारंभिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एस्टेब्लिशमेंट किया था। देखिए इन्होंने डिसेंट्रलाइज चीजें शुरू की, एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर आपको 3 नाम दिख रहे होंगे, एक सभा दिख रहा होगा, एक उर दिख रहा होगा, और एक नगरम दिख रहा होगा। ये 3 समितियां हुआ करती थी। जो सभा होती थी, ये समिति क्या होती थी? देखिए इसमें लिखा है ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स। तो जो ब्रह्मदेव अभी देखा गया या जो देवदाना देखा गया, वहां के जो उससे रिलेटेड जो बातें होती थी कि जो रेवेन्यू बनाया गया, वो रेवेन्यू कैसे खर्चा किया जाए, कुछ कृषि सिंचाई पर खर्चा किया जाए, कुछ मंदिरों के देखभाल के लिए खर्चा किया जाए। तो जो ये सारी बातें होती थी, ये कहां पर होती थी? ये सभा में होती थी। इसके बाद उर की बात करते हैं, तो ये जनरली गैर ब्राह्मण के लोग इसमें होते हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण होते थे वो तो सभा में आ गए, उनको तो जमीन ब्रह्मदेव मिल गई है। उसके अलावा जो अदर लोग होते थे, जनरल पीपल होते थे, वो कहां आते थे? जो टैक्स पेइंग रेडी होते थे, जो रेसिडेंट होते थे, वो उर में आते थे। अब उर इसको आप नॉर्मल सभा के रूप में समझ सकते हैं कि कृषि क्या है, कृषि के कुछ संसाधनों का विकास करना है, सिंचाई की कुछ व्यवस्थाओं का विकास करना है, या कुछ झगड़े हो गए उनका सुलझावा करना है, या कुछ और चीज, कोई चीज का निपटान करनी है, सामान्य स्तर पर वो उर करता था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरी समिति, जो क्या थी? नगरम।
देखिए इसमें लिखा है ट्रेडर्स एंड मर्चेंट, मतलब ये समझ में आ रहा है कि व्यापारियों से जुड़ी हुई चीजें थी। तो जो वाणिज्य के बात हुआ करते थे, जो वाणिज्य के अपना कुछ विवाद हो जाए या कोई वाणिज्य से रिलेटेड कोई मसला हो जाए, जो उसकी चीजें डिस्कस होनी हो, वो कहां होती थी, वो नगरम में होती थी। तो इन तीन प्रमुख असेंबलीज को हम ध्यान में रखेंगे। एक सभा किसके थी, या जो उससे रिलेटेड मसले होते थे उनको देखते थे, और जो जनरल टैक्स पेइंग कम्युनिटी थी, जो जनरल रेसिडेंट थे, जो उनके बीच में कुछ मतभेद, जो कुछ भेदभाव या कोई झगड़ा लड़ाई या कोई और चीज की कहां पे संसाधन का प्रयोग करना है सिंचाई के लिए एटसेट्रा एटसेट्रा, वो कहां पे देखा जाता था, उर में। और तीसरा नगरम, जो हम लोगों ने देखा कि वाणिज्य से जुड़ी हुई चीजें, मर्चेंट से जुड़ी हुई चीजें, व्यापारियों से जुड़ी हुई चीजें कहां हम लोग देखने को पाते थे, नगरम में। तो इन तीन चीजों को हम याद रखेंगे। इसी का व्यापक रूप हम लोग देखते हैं कहां पर, जब हम लोग चोल साम्राज्य पढ़ेंगे। देखिए हर चीज का इसमें से पीक देखेंगे। अभी हम लोगों ने मंदिर वास्तुकला देखा, द्रविड़ वास्तुकला, तो द्रविड़ वास्तुकला का पीक अभी हम लोग कहां देखेंगे, चोल साम्राज्य में देखेंगे। देखिए वही चीज है कि ये चोल इंपायर और ये क्या बना हुआ है, ये पल्लव की नींव है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का भी पीक हम देखेंगे इसमें, जो सोसाइटियल स्ट्रक्चर इन्होंने पल्लवों में बनाया उसका हम पीक देखेंगे, और बेसिकली जो इनका आर्किटेक्चर है उस आर्किटेक्चर का पीक हम लोग कहां देखेंगे, चोला इंपायर में। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि चोला इंपायर के जो चीजें हैं इसका नींव किसने रखा, ये पल्लवों ने नींव रखा। या एक साधारण भाषा में अगर जो बोला जाए तो जो पल्लव थे ये चोल साम्राज्य की नींव थे। इसके बाद जो चोल साम्राज्य बने, तो जिन्होंने अपना वास्तुकला में बहुत बेहतरीन काम किया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बेहतरीन काम किया, फिर वो विस्तारवादी भी नीति के थे तो उन्होंने विस्तारवादी भी कार्य किया और भी अन्य कार्य किया, इसलिए उनको हम महान चोले के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसमें लिखा भी होगा, देखिए द ग्रेट चोल एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के जय हिंद सभी को। और अगर जो कोई और टॉपिक में आप लोगों को कुछ जानना है तो आप लोग कमेंट करिएगा।